नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विज़न रोजगार समाचार। आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। ये सीरीज़ होने वाली है जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए रूल्स होते हैं। जैसे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 से, जिन्हें हम सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964 कहते हैं। इसी प्रकार और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं जिन्हें हम सीसीए रूल्स कहते हैं 1965, लीव रूल्स होते हैं, एलटीसी रूल्स होते हैं और भी बहुत तरह के ऐसे रूल्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बने हैं। तो आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिनमें हम उन सारे रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये रूल्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही हैं, साथ साथ ये रूल उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे कि एम्स के द्वारा सीआरई एग्ज़ाम करवाया जाता है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ामिनेशन। उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है डबलएओ की, उन सब के लिए जो भी एडमिन की पोस्टें हैं उनमें सीसीएस रूल्स पूछे जाते हैं। उसके अलावा यूपीएससी के द्वारा एसओ एलडीसी ही जो सेक्शन ऑफिसर के लिए एग्ज़ाम करवाया जाता है, उसमें भी कंडक्ट रूल्स और ये जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं उनको पूछा जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जैसे केवीएस में प्रिंसिपल के लिए हो गया, इन सब एग्ज़ाम्स में ये रूल्स पूछे जाते हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय लगा हुआ है उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही हैं, क्योंकि ये रूल्स उनकी सर्विस के रिगार्डिंग है तो उन्हें पता होना चाहिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964 से। ये रूल क्या होते हैं, इन रूल की क्या हिस्ट्री है, क्या बैकग्राउंड है और क्या क्या इन रूल्स की डिटेलिंग्स है, उन सब को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियोस अलग अलग पार्ट्स में रहने वाले हैं, तो आज हम इसका पहला पार्ट कर रहे हैं। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज हम जिनके बारे में पढ़ रहे हैं इन्हें कहते हैं सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964। शॉर्ट में इन्हें हम सीसीएस कंडक्ट रूल्स भी कहते हैं। तो ये रूल्स बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए लाए गए थे। तो अब देखते हैं इसके बारे में और डिटेलिंग पढ़ते हैं कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। द सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964, hereafter CCS conduct rules, form the backbone of the ethical and administrative conduct expected of central government employees in India. Over more than 6 decades, these rules have evolved to reflect changing societal values, reinforce administrative discipline, and institutionalize transparency and accountability in public service. This report provides an exhaustive, structured analysis of the CCS conduct rules, including their historical background, legislative framework, rule-by-rule breakdown, amendments, detailed catalog of relevant government instructions, and practical significance of these standards and their compliance requirements. It further explores judicial interpretations, relevant case law, administrative circulars, and addresses recurring implementation challenges faced both by administrative and the cadre of government servants. सो बेसिकली ये रूल्स हैं, जब एक हम गवर्नमेंट सर्वेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट की एक अकाउंटेबिलिटी होती है टुवर्ड्स पब्लिक और टुवर्ड्स देयर वर्क, हिज वर्क। तो उस वर्क में ट्रांसपेरेंसी और एक कोड ऑफ कंडक्ट लाने के लिए इन रूल्स को लाया गया है, ताकि उन चीज़ों को एक रेगुलराइज किया जा सके और एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन लाया जा सके। तो इस वजह से इन रूल्स को लाया गया था। अब ये रूल्स क्या है, कैसे आए, उनके बारे में आगे और देखते हैं। तो जब भी ऐसा कोई रूल आता है, तो ये रूल जब भी बनता है तो उस रूल को किसी न किसी पावर के द्वारा बैक किया जाता है। उस रूल को पावर देने के लिए एक बैकग्राउंड बनाया जाता है। तो वो रूल कहाँ से लिया जाता है, तो किसी भी रूल को पावर देने के लिए सबसे जो स्टार्टिंग की चीज़ है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। आप कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किसी भी रूल को पावर दे सकते हो, ऐसे मन से कोई भी रूल नहीं बनाया जा सकता। तो इस रूल को बनाने के लिए कहाँ से पावर ली गई है, इस रूल को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन से पावर ली गई है। अब क्या ली गई है, कैसे ली गई है, वो देखते हैं। इन एक्साइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय प्रोवाइजो। प्रोवाइजो होता है प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइजो टू आर्टिकल 309 एंड क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड
after consultation with the Comptroller and Auditor General in relation to persons serving in Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules. तो इस पैराग्राफ के अंदर हमने 4 चीज़ें देखी है. एक चीज़ है प्रेसिडेंट, दूसरी हमने देखी है आर्टिकल 309, तीसरा हमने देखा है आर्टिकल 148 का क्लॉज 5, और एक हमने देखा है CAG, और एक हमने देखा है IA and AD. तो ये एक समरी है इस पैराग्राफ की. इसमें क्या बताया गया है कि ये जितने भी इस रूल्स को है, इस रूल को किसने बनाया है? इस रूल को बनाया है प्रेसिडेंट ने. अब प्रेसिडेंट ने इस रूल को बनाया है तो उसकी पावर कहाँ से ली है? 309 आर्टिकल से. एक बार हम इनके नीचे के पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, आप और डिटेल में समझ जाओगे. तो प्रोवाइजो टू आर्टिकल 309 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पे बात हुई है 309 आर्टिकल की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो अब हम देखेंगे 309 कहता क्या है. तो आर्टिकल जो 309 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, it gives the president for central government and governor for state government the power to make rules regulating recruitment and conditions of service of persons serving in union state services until parliament state legislature makes a law. So basically जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 309 है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए गवर्नर को पावर देता है टू मेक रिक्रूटमेंट रूल्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस. कोई भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस है उसके रिगार्डिंग RR बना सकता है प्रेसिडेंट सेंटर में, और अगर स्टेट की बात है तो वो गवर्नर बना सकता है. तो ये पावर प्रेसिडेंट के पास है, कोई भी रूल बनाने की पावर प्रेसिडेंट के पास है. और ये प्रेसिडेंट को ये पावर मिलती कहाँ से? आर्टिकल 309 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. प्रेसिडेंट ऐसे ही कोई रूल नहीं बना सकता, प्रेसिडेंट को भी एक पावर चाहिए और वो पावर देता है संविधान आर्टिकल 309 से प्रेसिडेंट को वो पावर देता है कोई भी रूल बनाने की. अब इसमें एक और जिक्र हुआ है आर्टिकल 148 का क्लॉज 5. तो आर्टिकल 148 का क्लॉज 5 क्या कहता है? इट डील्स विद द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट. तो मतलब जो आर्टिकल 148 का क्लॉज 5 है वो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के बारे में है. वो क्या कहता है कि इट सेज द प्रेसिडेंट कैन मेक रूल्स रिगार्डिंग द सर्विस कंडीशन ऑफ पर्सन सर्विंग इन IA एंड AD. ये कहता है कि प्रेसिडेंट जो है, एक कोई भी व्यक्ति जो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सर्व कर रहा है उसकी सर्विस के रिगार्डिंग कंडीशंस या रूल्स प्रेसिडेंट बना सकता है, बट आफ्टर कंसल्टेशन विद द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG, जिसे हम CAG कहते हैं. तो इसके साथ कंसल्टेशन के बाद प्रेसिडेंट कोई भी पर्सन जो IA एंड AD में है उनके खिलाफ कोई भी उनके लिए कोई भी सर्विस रूल बना सकता है. प्रेसिडेंट के पास ये पावर है. तो हमने ये देख लिया कि ये जो रूल्स बने हैं इन रूल्स को पावर कहाँ से मिली है. इन रूल्स को प्रेसिडेंट ने बनाया है और प्रेसिडेंट को पावर मिलती है आर्टिकल 309 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. और मेनली ये क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, या तो आर्टिकल 309 का आ जाता है या फिर आर्टिकल 148 की क्लॉज 5 का आ जाता है. और प्रेसिडेंट CAG के साथ कंसल्टेशन करने के बाद IA एंड AD डिपार्टमेंट में किसी के लिए भी सर्विस कंडीशन बना सकता है. तो यहाँ से ये क्वेश्चंस बन सकते हैं मेन. चलिए आगे देखते हैं. अब हम देखते हैं CCS रूल्स का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि ये रूल कहाँ से आए, क्यों इनकी ज़रूरत पड़ी और कब आए. तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे अब. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड लेजिस्लेटिव इंटेंट. द ओरिजिन ऑफ कंडक्ट रूल्स फॉर इंडियन पब्लिक सर्वेंट्स traced to early 20th century, evolving through several iterations. The pre-independence era had general do's and don'ts. It later codified as the Central Civil Service Conduct Rules 1930s version, which proved insufficient in addressing the complex interface of ethics, discipline and administrative control in an independent nation. तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इन रूल्स का, तो जो अर्ली 20s थी, जो एक अपने प्री इंडिपेंडेंस एरा थी, उस टाइम कुछ डूज़ एंड डोंट्स हुआ करते थे. जो भी गवर्नमेंट मतलब जैसे वो थी उसमें कुछ डूज़ एंड डोंट्स होते थे. बाद में उन डूज़ एंड डोंट्स धीरे धीरे उनको बन गए सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1930 वर्जन.
बट जैसे जैसे चीज़ें चेंज होती गई, गवर्नमेंट अब इंडिया आज़ाद हुआ तो इंडिपेंडेंस के बाद चीज़ें और चेंज हुई। एक मशीनरी, गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती गई, और जैसे जैसे मशीनरी कॉम्प्लेक्स होती गई जो पुराना वर्जन था इन रूल का वो सफिशिएंट नहीं था कहीं ना कहीं। तो इस वजह से अभी जो करंट CCS कंडक्ट रूल्स है 1964 वो लाए गए। अब वो लाए कैसे गए तो उसके लिए देखते हैं। द संथानन कमिटी 1964 was a key reform body whose recommendations led directly to the formation of the 1964 rules. The committee emphasized the importance of ethical conduct, prevention of corruption, and the need for explicit norms to govern behavior in the rapidly expanding government machinery. The constitutional authority for these rules arises primarily from Article 309 of the Constitution, empowering the President or the relevant state authority to frame service regulations when the legislature is silent or until statutes are enacted. तो आज़ादी के बाद 1964 में एक संथानन कमेटी बनी। उस संथानन कमेटी के जो रिकमेंडेशंस थी वो 1964 में रिकमेंडेशंस दी गई, और उन रिकमेंडेशंस के बेस पे प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 309 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पावर लेते हुए इन रूल्स को बनाया। तो ये लिखा हुआ इन रूल्स के अंदर। अब ये रूल इफ़ेक्टिव कब हुए तो दीज रूल्स वर नोटिफाइड वाया SO नंबर, एक स्टैचुरी ऑर्डर आया, ऑर्डर नंबर 4177 ऑन 12 दिसंबर। ये डेट थोड़ी सी यहाँ गलत है, ये डेट 13 नवंबर है, 13 नवंबर होगी, ठीक है। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, मैं वापस PDF में एडिट कर दूंगा। ये PDF मैं जब अपने टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा। तो 13 नवंबर 1964 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स coming into immediate effect, they were designed to ensure that government servants maintained not only administrative efficiency but also ethical supremacy, devotion to duty, and public trust in governance. Over time, further insights from the Hoth Committee 2004 and the Second Administrative Reform Commission 2025 added to the evolving scope, expressly considering new social, technological, ethical and administrative रियलिटीज़। तो ये रूल जैसे जैसे आगे बढ़ते गए इनमें कुछ ना कुछ चीज़ें और एडिशन होती गई। कुछ और कमिटीज़ थी, जैसे होथ कमेटी 2004 में आई, उसके बाद 2005 में एक सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया। उससे चीज़ें जैसे जैसे इम्प्रूव होती गई, इम्प्रूव करते गए और इसके अंदर ऐड करते गए। तो बेसिकली एक बार हम देख लेते हैं होथ कमेटी और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ये क्या था, इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो होथ कमेटी है 2004 में आई, ये एक कमेटी थी, कमेटी ऑन सिविल सर्विस रिफॉर्म्स थी। अभी जो चीज़ें चल रही है उन चीज़ों में क्या क्या चेंज आ सकता है, क्या क्या एडिशन हो सकता है, उसके रिगार्डिंग था। इसको चेयर किया था PC होथ, फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा। और कब बनी थी ये कमेटी? ये 2004 में बनी थी बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जितने भी रूल्स होते हैं इन सब रूल्स को बनाने का काम किसका होता है? भारत सरकार का एक विभाग बना रखा है अलग से, जिसे DOPT कहा जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। उसके द्वारा ये सारे बनाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। 2005 में ARC बनाया गया था, ये सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन था। ये बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 31 अगस्त 2005। ये चेयर किसने किया था? इसके हेड थे वीरप्पा मोइली, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, to prepare a comprehensive blueprint for revamping the public administrative system in India to make it more efficient, transparent, accountable and responsive to citizen. तो ये था इनके बारे में। अब हम और देखते हैं आगे। अब हम बात करेंगे इसके लेजिस्लेटिव इंटेंट के बारे में। तो इसका रहता है मेन मेंटेनिंग ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक सर्विस एथिक्स, प्रोटेक्टिंग गवर्नमेंट सर्वेंट्स फ्रॉम आर्बिट्रेरी एक्शंस वाइल एंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी। मेनली ये रूल गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए बनाए गए थे ताकि एक गवर्नमेंट सर्वेंट के द्वारा एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक सर्विस एथिक्स मेंटेन की जाए,
क्योंकि एक गवर्नमेंट सर्वेंट सिर्फ अपने काम को नहीं बल्कि पब्लिक के लिए भी अकाउंटेबल होता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सर्वेंट का जो कोड ऑफ कंडक्ट है और उसकी जो एक पब्लिक सर्विस एथिक्स है वो कहीं ना कहीं उसका हाई स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो उस वजह से इन चीज़ों को लाया गया। प्रोटेक्टिंग गवर्नमेंट सर्वेंट्स फ्रॉम आर्बिट्रेटरी एक्शंस वाइल इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, डिफाइनिंग क्लियर बाउंड्रीज बिटवीन ऑफिशियल ड्यूटीज़, प्राइवेट इंटरेस्ट एंड परमिसेबल एक्सटर्नल एक्टिविटीज़। इन रूल्स के अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट की बाउंड्रीज़ के बारे में बताया गया है, उनकी ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है, उनके प्राइवेट इंटरेस्ट और किन किन एक्टिविटीज़ को गवर्नमेंट के द्वारा उनको परमिशन दी गई है, परमिसेबल है, और किन किन एक्टिविटीज़ की परमिशन उनको नहीं है, उन सब चीज़ों का इसमें बताया गया। सपोर्टिंग प्रोफेशनल न्यूट्रलिटी एंड शील्डिंग अगेंस्ट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। इन रूल्स के अंदर एक गवर्नमेंट सर्वेंट की जो न्यूट्रलिटी होती है, प्रोफेशनल न्यूट्रलिटी, उन सब के बारे में, तथा उसकी जो पॉलिटिकल प्रेफरेंस क्या हो सकती है, नहीं हो सकती है, या फिर क्या होनी चाहिए, उस बारे में भी बताया गया है। मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स फॉर प्रोबिटी, इंटीग्रिटी एंड इम्पार्शियलिटी। तो ये एक उसका लेजिस्लेटिव इंटेंट है इन रूल्स का। अभी हम आगे इन रूल्स के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे पूरा, ये बस एक ओवरव्यू है, इनकी हिस्ट्री है। इन रूल्स को हम जितना हो सके उतना डिटेल में पढ़ेंगे ताकि हमें दोबारा ना पढ़ना पड़े। हम बहुत बार शॉर्टकट लेते हैं ये सोच के कि एक बार कोर्स कर लेते हैं उसके बाद वापस देखेंगे, लेकिन कोर्स करने के बाद भी एग्ज़ाम में जब हम क्वेश्चन देखते हैं उसी टॉपिक से हमें क्वेश्चन नए लगते हैं, क्योंकि हम उस टॉपिक को कभी पूरा करके नहीं जाते और कहीं ना कहीं वापस हमें एक साल उस सब्जेक्ट को देना पड़ता है, वो टॉपिक वापस कवर करना पड़ता है। तो इसलिए हम जितना हो सके इस टॉपिक को उतना डिटेल में पढ़ेंगे ताकि हमें दोबारा ना पढ़ना पड़े। तो चलिए एक बार, अब ये सारे रूल्स हैं, इसमें हमें टोटल CCS रूल्स 1964 में टोटल हम 25 रूल्स पढ़ेंगे। इन 25 रूल्स का एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं हम, कौन कौन से रूल्स हैं ये 25। उसके बाद हम 1 बाय 1 इन सारे रूल्स को डिटेलिंग में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रूल नंबर 1 में बताया गया है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन के बारे में। उसके बाद शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन में इनका है कि इस रूल का क्या टाइटल है, कमेंसमेंट, ये रूल कब से इफेक्ट में आया है, और इस रूल के बारे में थोड़ी सी जानकारी। उसके बाद रूल 2 में डेफिनेशंस के बारे में बताया गया है। रूल 3 के अंदर जनरल बातों के बारे में बताया गया है। जो रूल 3 है हमारा, ये रूल 3 हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल है। जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी रूल से बनते हैं। और एक गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होता है उसकी सर्विस रिलेटेड जितने भी रूल्स होते हैं, जो भी जानकारी उसको पता होनी चाहिए, वो सारी रूल 3 के अंदर है। अगर उसके खिलाफ़ कोई इंटरनल प्रोसीडिंग होती है, कुछ भी होता है, तो उसका बेस भी मेजरली रूल 3 ही होता है। तो इसलिए रूल 3 हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद रूल 3A के अंदर है प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टेसी के बारे में। रूल 3B के अंदर ऑब्जर्वेशंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में बताया गया। और जो रूल 3C है उसमें प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमन के बारे में बताया गया है, जिसे शॉर्ट में पॉश भी कहा जाता है। ये पॉश एक्ट है, 2013 का एक्ट है, एक प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, उसके बारे में बताया गया इसमें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रूल 4 के अंदर बताया गया एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन कंपनीज और फर्म्स। रूल 5 के अंदर बताया गया है टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस के बारे में। रूल 6 के अंदर बताया गया है ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स। रूल 7 के अंदर बताया गया डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक्स के बारे में, क्या गवर्नमेंट सर्वेंट कोई डेमोन्स्ट्रेशन या स्ट्राइक्स में जा सकता है या कर सकता है, नहीं कर सकता, उसके बारे में। रूल 8 के अंदर बताया गया है कनेक्शन विथ प्रेस और अदर मीडिया, क्या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट कोई प्रेस के साथ या मीडिया के साथ कनेक्शन रख सकता है, या फिर क्या वो कोई इंटरव्यू दे सकता है, उन चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है रूल 8 के अंदर। रूल 9 के अंदर बताया गया क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, क्या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकता है उनकी किसी पॉलिसी पर या फिर काम पर, उस चीज़ के बारे में डिटेलिंग में बताया गया है रूल 9 के अंदर। रूल 10 के अंदर बताया गया एविडेंस बिफोर कमिटी और एनी अदर अथॉरिटी, कोई भी अगर कमेटी बनती है तो उसके आप कुछ जो एविडेंस देते हो या फिर अपना बयान देते हो, क्या वो दे सकते हो, नहीं दे सकते हो एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। रूल 11 के अंदर बताया गया कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में। रूल 12 के अंदर सब्सक्रिप्शंस के बारे में बताया गया।
रूल 13 के अंदर गिफ्ट्स के बारे में बताया गया। क्या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी से गिफ्ट ले सकता है? अगर ले सकता है तो किस रेंज तक गिफ्ट ले सकता है, उन सब के बारे में डिटेलिंग में इसमें बताया गया है। उसके बाद रूल 13A है। 13A के अंदर डाउरी के बारे में बताया गया है। क्या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट शादी के टाइम डाउरी ले सकता है, नहीं ले सकता है, उन चीज़ों के बारे में। उसके बाद रूल 14 के अंदर बताया गया है पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन इन ऑनर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स। रूल 15 में बताया गया है प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट। क्या आप अपनी गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ कुछ प्राइवेट ट्रेड या फिर एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसके बाद रूल 15A में बताया गया है सबलेटिंग एंड वेकेशन ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रह रहे हैं जो आपको ऑफिशियल क्वार्टर्स अलॉट किए जाते हैं, क्या आप उनको किराए पे दे सकते हो या फिर उन खाली करने के रिगार्डिंग क्या रूल्स है, वो सब इसके बारे में बताए गए हैं। रूल 16 के अंदर बताया गया इन्वेस्टमेंट्स एंड लैंडिंग एंड बोरोइंग्स। आप कहीं मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को पैसा उधार दे रहे हैं, किसी से उधार ले रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में रूल 16 में बताया गया। रूल 17 की अगर बात करें तो रूल 17 के अंदर इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इंडेप्टनेस के बारे में बताया गया। रूल 18 की अगर हम बात करें तो इसमें मूवेबल, इमूवेबल एंड वैल्यूएबल प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट का जो उसकी मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, वैल्यूएबल प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, गवर्नमेंट सर्वेंट रख सकता है, नहीं रख सकता है, या फिर उसकी जो इंटीमेशन देनी होती है उसके रिगार्डिंग क्या रूल्स हैं, वो सब रूल 18 के अंदर बताया गया है। 18A के अंदर बताया गया रेस्ट्रिक्शंस इन रिलेशन टू एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया एंड ट्रांजेक्शन विद फॉरेनर्स। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया प्रॉपर्टी ले सकता है या नहीं ले सकता है, वो कोई भी फॉरेनर्स के साथ ट्रांजेक्शन कर सकता है, नहीं कर सकता है, उन सब रूल्स के बारे में इसमें बताया गया है रूल 18A के अंदर। जो रूल 19 है उसके अंदर है विंडिक्शन ऑफ एक्ट्स एंड कैरेक्टर्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। उसके बाद रूल 20 के अंदर बताया गया कैनवेसिंग ऑफ नॉन ऑफिशियल एंड अदर आउटसाइड इन्फ्लुएंस। आप अपने जॉब के लिए, जॉब में या फिर अपने कुछ फेवर में बाहर का इन्फ्लुएंस यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में। उसके बाद रूल 21 में रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग मैरिज बताया गया। रूल 22 के अंदर कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स के बारे में बताया गया है। किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के द्वारा अगर कुछ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स या ड्रग्स ली जाती है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है या फिर क्या रूल्स है, वो सब इसके अंदर बताया गया है रूल 22 के अंदर कंडक्ट। उसके बाद 22A प्रोहिबिशन रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 40 ईयर्स ऑफ एज। इस रूल में इसके बारे में बताया गया। रूल 23 के बारे में, रूल 23 है इंटरप्रिटेशन के बारे में। ये जितने भी रूल्स हैं इनसे क्या इंटरप्रिटेशंस होती है उन सब के बारे में है। रूल 24 है डेलीगेशन ऑफ पावर्स और रूल 25 कहता है रिपील एंड सेविंग। तो ये 25 रूल्स थे जो हम आप पढ़ेंगे CCS कंडक्ट रूल्स के बारे में। ये सारे 25 रूल्स गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं। तो इन सभी रूल्स को हम जितना हो सके उतना डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो रूल नंबर 1 से अब स्टार्ट करने वाले हैं हम। यहाँ से हमारे रूल्स स्टार्ट होंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964। रूल 1 कहता है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। तो इसके अंदर क्या होता है, दीज रूल्स मे बी कॉल्ड द सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964। सबसे पहले जैसा कि हमने बात कहा शॉर्ट टाइटल, तो इसका ये टाइटल है। इन रूल्स को क्या कहा जाएगा, सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964 कहा जाएगा। अब हम बात करते हैं कमेंसमेंट। तो कमेंसमेंट मतलब ये रूल कब इफेक्ट में आए, दे शेल कम इनटू फोर्स एट वंस। ये जब इम्प्लीमेंट हुए थे तभी से ये फोर्स में आ गए और वो डेट है 13 नवंबर 1964। ये डेट आपको याद रखनी है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 नवंबर 1964 को ये रूल फोर्स में आए थे। उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दीज रूल्स एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन फॉरेन सर्विस कंडक्ट एंड डिसिप्लिन रूल्स 1961। These rules shall apply to every person appointed to a civil service or post, including a civilian in defense service in connection with the affairs of the union। इसमें कहा गया है कि ये रूल्स हर व्यक्ति पे लगते हैं हु इज़ अपॉइंटेड टू ए सिविल सर्विस और ए सिविल पोस्ट। अब उस सिविल पोस्ट में इंक्लूडिंग है कौन, सिविलियन इन डिफेंस सर्विस ऑल्सो इन कनेक्शन विथ अफेयर्स ऑफ द यूनियन। मतलब
जो भी यूनियन के अंदर, यूनियन मतलब संघ जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, उसके अंदर कोई भी अगर एक सिविल सर्विस या फिर सिविल सर्विस या फिर सिविल कोई पोस्ट होल्ड कर रहा है तो उनके ऊपर ये रूल इम्प्लीमेंट होंगे। अब उसमें एक और लाइन लिखी हुई है, प्रोवाइडेड दैट, जिसे हम प्रोवाइजो कहते हैं, नथिंग इन दिस रूल्स शैल अप्लाई टू एनी गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज़। अब इसमें बताया गया है कि ये जो इन पे तो लगेंगे, वन हु इज़ सिविल सर्विस होल्डिंग सिविल सर्विस और एनी पोस्ट कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ यूनियन, बट उसमें इन लोगों के ऊपर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होगी। तो इन्होंने कहा है प्रोवाइडेड दैट नथिंग दिस रूल शैल अप्लाई टू एनी गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज़, लेकिन ये रूल्स इनके ऊपर लागू नहीं होंगे। अब इनके ऊपर किन के ऊपर लागू नहीं होंगे, तो ये रूल इनके ऊपर लागू नहीं होंगे। रेलवे सर्वेंट एज डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन रेलवेज एक्ट 1899 ऑफ 1890, मतलब कोई भी जो रेलवे का सर्वेंट है उसके ऊपर ये CCS कंडक्ट रूल्स नहीं लगेंगे। उसके ऊपर क्या लगेंगे, उनके अलग अपने इंडियन रेलवेज एक्ट के नियम है कुछ, वो लगेंगे। तो कोई भी जो रेलवे का एम्प्लॉय है, रेलवे का सर्वेंट है, उसके ऊपर ये रूल्स नहीं लगेंगे। ए पर्सन होल्डिंग ए पोस्ट इन द रेलवेज बोर्ड एंड इज सब्जेक्ट टू द रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल्स, कोई भी ऐसा पर्सन जो रेलवे बोर्ड में, कोई रेलवे बोर्ड के अंदर पोस्ट होल्ड कर रहा है और उसके ऊपर रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल्स लगते हैं, तो उसके ऊपर भी CCS कंडक्ट रूल्स नहीं लगेंगे। और क्या कंडीशन है, होल्डिंग एनी पोस्ट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द रेलवे बोर्ड और ऑफ द फाइनेंशियल कमिश्नर ऑफ रेलवेज, और किसके ऊपर नहीं लगेगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो रेलवे के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द रेलवे बोर्ड वहाँ उसमें पोस्ट होल्ड कर रहा है तो उसके ऊपर भी नहीं लगेगा। इसके अलावा क्या कहा गया, किसके ऊपर नहीं लगेंगे ये रूल, ए मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, कोई भी IAS IPS या IFS है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और इंडियन फॉरेन सर्विस, इनके ऊपर ये CCS कंडक्ट रूल्स नहीं लगते हैं, इनके अपने अलग रूल्स हैं। और क्या कंडीशन है एक और, ए होल्डर ऑफ एनी पोस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द प्रेसिडेंट हैज़ बाय ए जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्टेड दैट दीज रूल शैल नॉट अप्लाई, और ये रूल उस व्यक्ति पर नहीं लगेंगे अगर प्रेसिडेंट ने ऑर्डर निकाला है, स्पेशल ऑर्डर किसी के लिए कि इनके ऊपर ये रूल नहीं लगने चाहिए, तो उनके ऊपर वो रूल नहीं लगेंगे, क्योंकि ये रूल्स प्रेसिडेंट के द्वारा बनाई गई है। तो प्रेसिडेंट इन रूल से किसी को भी एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के पास पूरी पावर है। उसके अलावा ये जितने भी हम रूल्स पढ़ रहे हैं, इनके साथ साथ हम कुछ GIDs भी देखेंगे। GIDs जिन्हें हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजंस कहते हैं, उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो भी हमें साथ साथ पढ़ना है। आगे इसमें क्या कहा गया है, आगे इसमें कहा गया है प्रोवाइडेड फर्दर दैट रूल्स 4, 6, 7, 12, 14, सब रूल 3 ऑफ रूल 15, सब रूल 16, सब रूल 1, 2 and 3 ऑफ रूल 18, रूल्स 19, 20 and 21 शैल नॉट अप्लाई। तो ये सारे जो CCS के रूल्स हैं, ये शैल नॉट अप्लाई किस पे नहीं लगते हैं, टू एनी गवर्नमेंट सर्वेंट हु ड्रॉज ए पे विच डज नॉट एक्सीड 500 per mention and holds a non-gazetted post in any of the following establishments owned or managed by the government। तो यहाँ कुछ एक और एक्सेप्शन दिया गया है, जैसे प्रोवाइडेड फर्दर कहा गया है कि ये कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बाय गवर्नमेंट रन होती है, लेकिन इनमें अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो काम कर रहा है इनमें और वो महीने की 500 रुपये से ज़्यादा की सैलरी नहीं ले रहा है और एक नॉन गजेटेड पोस्ट होल्ड कर रहा है, तो उसके ऊपर ये सारे जो ऊपर मेंशन किए हुए हैं ये रूल्स उसके ऊपर नहीं लगेंगे। अब ऐसे कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, ऐसे कौन कौन से मतलब वो इस्टेब्लिशमेंट्स मैनेज्ड और ओन्ड बाय गवर्नमेंट हैं जहाँ पे अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है और उसकी सैलरी अगर 500 रुपये से ज़्यादा नहीं है मंथली और वो कोई नॉन गजेटेड पोस्ट होल्ड कर रहा है, तो उस पर रूल नहीं लगेंगे। तो सबसे पहले है पोर्ट, डॉक्स, वेयरवेज और जेटीज़, मतलब जितने भी बंदरगाह होते हैं इन सब पे अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है ऐसा, तो उसके ऊपर नहीं लगेंगे। डिफेंस इंस्टॉलेशंस एक्सेप्ट ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स, कोई भी जो डिफेंस की इंस्टॉलेशन की कुछ भी जैसे फैक्ट्रीज़ हो गई या फिर जो एमिनेशन की फैक्ट्रीज़ होती है उनकी अगर हम बात करें वो हो सकती है।
Public works establishments insofar as they relate to work charge staff. इरीगेशन एंड इलेक्ट्रिक पावर एस्टैब्लिशमेंट्स, कोई भी कृषि के रिगार्डिंग या फिर इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग कुछ एस्टैब्लिशमेंट्स है. माइंस एज डिफाइंड इन क्लॉज जे ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द माइंस एक्ट 1952. फैक्ट्रीज एज डिफाइंड इन क्लॉज एम ऑफ सेक्शन 2 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948. फील्ड यूनिट्स ऑफ द सेंट्रल ट्रैक्टर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइंग वर्कमैन गवर्न बाय द लेबर लॉज. तो ये कुछ ऐसी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं ओन बाय गवर्नमेंट जिनमें अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मंथली 500 रुपये से ज़्यादा नहीं ले रहा है और वो नॉन गजेटेड पोस्ट होल्ड करता है, तो उनके ऊपर ये सारे रूल नहीं लगेंगे. ठीक है. अभी क्या कह रहे हैं, प्रोवाइडेड फर्दर दैट दिस रूल शैल अप्लाई टू एनी पर्सन टेम्परेरीली ट्रांसफर टू ए सर्विस और पोस्ट स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए ऑफ द फर्स्ट प्रोवाइजो टू whom बट फॉर सच ट्रांसफ़र दीज रूल्स वुड हैव अदरवाइज अप्लाइड. अब यहाँ ये कहना चाह रहा है कि वो हर व्यक्ति जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, यूनियन के अंदर आता है, उसके ऊपर ये रूल्स लगेंगे. बट कुछ जो एक्सेप्शन दिए गए हैं जैसे कि रेलवे में नहीं लगेंगे. बट अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का व्यक्ति जिसके ऊपर ये रूल लगते हैं वो अगर किसी और उसमें सर्विस में जा रहा है एज अ ट्रांसफ़र या फिर डेपुटेशन जा रहा है, टेम्परेरी ट्रांसफ़र जिसे हम यूजुअली डेपुटेशन पर कहते हैं, वो अगर रेलवे में जा रहा है डेपुटेशन पे या फिर किसी अदर ऐसे जहाँ पे नहीं लगते CCS रूल्स, तो उसके ऊपर वो रूल्स लगेंगे. और अगर रेलवे का कोई व्यक्ति यहाँ आ रहा है तो उसके ऊपर भी वो रूल्स, रेलवे के रूल्स यहाँ पे लगेंगे. तो डेपुटेशन पे अगर कोई टेम्परेरी ट्रांसफ़र जा रहा है तो उसके ऊपर रूल्स इंप्लीमेंट होंगे. और क्या कहा गया है, फॉर द पर्पस ऑफ द सेकेंड प्रोवाइजो द एक्सप्रेशन एस्टैब्लिशमेंट्स shall not include any railway establishment or any office mainly concerned with administrative, managerial, supervisory, security और welfare functions. अब इसमें जो establishments कहा गया है यहाँ पे, तो इसमें establishments रेलवे की कोई establishments है या फिर ऐसी कोई ट्रेनिंग कुछ इंस्टीट्यूट्स है तो वो इसमें इंक्लूड नहीं है. ये इन्होंने एक्सप्लेनेशन किया चीज़. तो ये था हमारा रूल 1. उसके बाद हम देख रहे हैं रूल 2. रूल 2 के अंदर क्या है, रूल 2 के अंदर डेफिनेशंस बताई गई है. अब डेफिनेशंस क्या कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट और या फिर जो भी वर्ड्स दिए होते हैं उन वर्ड्स को कभी कभी इंटरप्रेट करने के लिए उनकी डेफिनेशंस बहुत ज़रूरी होती है कि गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट क्या होता है, उसके फैमिली मेम्बर से डेफिनेशन क्या होती है, उन सब के बारे में अलग अलग डेफिनेशंस दी गई है. तो उसके बारे में क्या है, इन दीज रूल्स अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स. सबसे पहले है द गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट. गवर्नमेंट सर्वेंट मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट टू एनी सिविल सर्विस और पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड इंक्लूड्स सिविलियन इन डिफेंस सर्विस. तो गवर्नमेंट, अगर द गवर्नमेंट कहीं वर्ड यूज़ हो रहा है तो उसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है. और गवर्नमेंट सर्वेंट अगर वर्ड यूज़ हो रहा है तो वो है कि पर्सन अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑन एनी सिविल सर्विस और इन सिविल पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ द यूनियन. ठीक है. और उसमें एक जो सिविलियन एंड डिफेंस सर्विस होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट के अंदर. अब इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन है. ए गवर्नमेंट सर्वेंट हुज सर्विसेज आर प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ ए कंपनी, कॉर्पोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन और ए लोकल अथॉरिटी बाय द गवर्नमेंट shall for the purpose of these rules be deemed to be government servant serving under the government, notwithstanding that his salary is drawn from sources other than consolidated fund of India. अगर किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट की, मतलब किसी की भी सैलरी अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आ रही है तो उसको एक गवर्नमेंट सर्वेंट, उसके ऊपर ही रूल्स अप्लाई होते हैं और उसको एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, एक गवर्नमेंट सर्वेंट टर्म दिया जाता है, चाहे वो सिविल सर्विस में हो या फिर सिविल पोस्ट होल्ड कर रहा हो या फिर कोई भी सिविलियन इन डिफेंस सर्विस हो. उसके बाद बताया गया मेंबर्स ऑफ फैमिली. तो मेंबर्स ऑफ फैमिली की डेफिनेशन इसमें जैसे वाइफ, सन, डॉटर, उनके बारे में क्या डेफिनेशंस है वो बताई गई है. तो उसके बारे में देखते हैं. जब हम बात करते हैं मेंबर्स ऑफ फैमिली, तो मेंबर्स ऑफ फैमिली इन रिलेशन टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूड्स, सबसे पहले बात है वाइफ और हस्बैंड की. The wife or husband has the cause may be of the government servant whether residing with the government servant or not, but does not include a wife or husband as the case may be separated from the government servant by a decree or order of
कॉम्पिटेंट कोर्ट। इसमें बताया गया है कि कोई भी अगर हस्बैंड गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसकी वाइफ, या फिर वाइफ गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसका हस्बैंड, वो चाहे उनके साथ रह रहे हैं या उनके अलग रह रहे हैं, उनके साथ नहीं भी रह रहे हैं, तो भी उनको उनकी वाइफ और हस्बैंड माना जाएगा, अनटिल अगर कोई गवर्नमेंट के द्वारा, किसी गवर्नमेंट के ऑर्डर के द्वारा या फिर किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा अगर उनको सेपरेशन या उनका तलाक नहीं हो रखा है तो उनको उनकी वाइफ या फिर हस्बैंड माना जाएगा। ये मेनली इसलिए होता है क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को जो बेनिफिट्स होते हैं, जैसे नॉमिनी हो गया या फिर और भी जो बेनिफिट्स होते हैं वो उनकी वाइफ और हस्बैंड को मिलते हैं, तो वो चाहे उनके साथ में रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं उनको बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर वो कोर्ट के द्वारा या फिर कोर्ट के किसी ऑर्डर के द्वारा अगर उनका सेपरेशन हो रखा है तो नहीं मिलेगा, अदरवाइज़ वो चाहे साथ रहे नहीं रहे, हस्बैंड एंड वाइफ, उनको वो जो भी बेनिफिट्स होंगे वो मिलेंगे। उसके बाद सन एंड डॉटर के केस में क्या है, सन और डॉटर और स्टेप सन और स्टेप डॉटर ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट and wholly dependent on him, but does not include a child or a stepchild who is no longer in any way dependent on the government servant or of whose custody of the government servant has been deprived by or under any law। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट, उसकी अगर कोई सन, डॉटर, स्टेप सन या स्टेप डॉटर है, वो अगर होली डिपेंडेंट है उनके ऊपर, तो वो सारे बेनिफिट्स उनको मिलेंगे जो वो एंटाइटल है एज अ सन और डॉटर। बट अगर कोई भी स्टेप सन, चाइल्ड या फिर डॉटर, उनको अगर किसी भी लीगल ऑर्डर के द्वारा या फिर लीगल गवर्नमेंट के किसी ऑर्डर के द्वारा उनको जैसे अलग उनकी कस्टडी नहीं मिली है, उनको सेपरेशन या फिर डिप्राइड किया गया उनको एनी अंडर लॉ, तो उनको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी बेनिफिट्स जो उनके एक सन और डॉटर हो सकते हैं। तो इसलिए उनको किसी भी सन और डॉटर का, चाहे वो साथ रह रहे हो अलग रह रहे हो, लेकिन उनकी अगर डिपेंडेंसी गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर है तभी उनको वो बेनिफिट्स मिलेंगे। उसके बाद एनी अदर पर्सन रिलेटेड वेदर बाय ब्लड और मैरिज टू द गवर्नमेंट सर्वेंट और टू द गवर्नमेंट सर्वेंट्स वाइफ और हस्बैंड एंड होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट, और ऐसा कोई व्यक्ति जो बाय ब्लड या बाय मैरिज गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो, अब उसमें जैसे उनके पेरेंट्स हो सकते हैं तो वो भी उसके मेंबर्स ऑफ फैमिली में काउंट होते हैं। तो ये था रूल नंबर 2। इसके बाद अब हम देखेंगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है, क्योंकि एक गवर्नमेंट सर्वेंट के टूवर्ड्स हिज वर्क एंड टूवर्ड्स पब्लिक क्या एथिक्स रहने चाहिए, क्या एक इंटीग्रिटी रहनी चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में क्या उनको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सब रूल 3 के अंदर इंडिकेट किए गए। सबसे बड़ा रूल है और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल यही है, किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के ख़िलाफ़ अगर कुछ भी प्रोसीडिंग होती है, कुछ भी स्टार्ट होता है उसकी सर्विस के रिगार्डिंग, तो उसका बेस होता है रूल नंबर 3। आप रूल नंबर 3 में जो जो रूल्स है, अगर इन रूल्स को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो, और अगर आप इनके कुछ भी ऐसा खिलाफ़ करते हैं तो आपके खिलाफ़ CCA कंडक्ट रूल, CCA रूल होते हैं 1965, आपके खिलाफ़ प्रोसीडिंग्स होती है और आपके खिलाफ़ आपके ऊपर पेनल्टीज़ भी लगाई जा सकती है। तो चलिए रूल 3 पढ़ते हैं हम। रूल 3 है, इसे जनरल रूल कहा जाता है। इसमें सबसे पहले है एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एट ऑल टाइम्स, एक गवर्नमेंट सर्वेंट को हमेशा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उन चीज़ों को बताया गया है इसके अंदर। मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, एक गवर्नमेंट सर्वेंट को हमेशा इंटीग्रिटी मेंटेन रखनी चाहिए टूवर्ड्स पब्लिक एंड टूवर्ड्स हिज वर्क। उसके बाद मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी, आपको हमेशा अपनी ड्यूटी की तरफ डिवोशन रखना है। एंड डू नथिंग विच इज़ अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, और ऐसा आपको कुछ नहीं करना है जो अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हो। अब इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस होते हैं, जैसे नॉर्मली कहा जाता है कि अगर आप जैसे अनबिकमिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट क्या हो सकता है, जैसे हैबिचुअल ड्रंकनेस, इमोरल एक्टिविटीज़, फाइटिंग इन क्लब्स, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट है। अगर आप कुछ भी ऐसी चीज़ें करते हो जो अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपके खिलाफ़ इंक्वायरी बैठ सकती है, आपके ऊपर पेनल्टीज़ लग सकती है। उसके बाद फोर्थ यहाँ पे है कमिट हिमसेल्फ टू एंड अपहोल्ड द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, आपको हमेशा अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन के टूवर्ड्स डिवोट करना है और जितनी भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है वो आपको फॉलो करनी है। उसके बाद कहा गया है डिफेंड एंड अपहोल्ड
द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मॉरलिटी। आपको हमेशा डिफेंड करनी है और अपहेल्ड करनी है द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और हमेशा आपको डिसेंसी एंड मॉरलिटी मेंटेन करनी है। उसके बाद कहा गया है मेंटेन हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड ऑनेस्टी। आपको हमेशा एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने और ऑनेस्टी रखनी है। उसके बाद बताया गया है मेंटेन पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। आपको हमेशा मेंटेन पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। उसके बाद कहा गया है आपको जैसे पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी रखनी है, आपको किसी भी पार्टी की तरफ एज ए गवर्नमेंट लीन नहीं होना है। आपका हमेशा अपने वर्क और एथिक्स के हिसाब से रहना है, आपको कभी भी पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कहा गया है प्रमोट द प्रिंसिपल्स ऑफ मेरिट, फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी इन द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़। आपको अपनी ड्यूटी में हमेशा मेरिट, फेयरनेस और इम्पार्शियलिटी परफॉर्म करनी है, जितना हो सके लोगों के साथ अपने काम के साथ फेयर रहना है और कोई भी पार्शलिटी नहीं करनी है। उसके बाद कहा गया है मेंटेन अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। आपको अपने काम की अकाउंटेबिलिटी रखनी है, आपको पब्लिक के टूवर्ड्स अकाउंटेबिलिटी रखनी है और आपके काम में जितना हो सके उतनी ट्रांसपेरेंसी रखनी है। उसके बाद कहा गया है मेंटेन रिस्पॉन्सिवनेस टू द पब्लिक, पर्टिकुलरली टू द वीकर सेक्शन। उसके बाद कहा गया है मेंटेन कर्टसी एंड गुड बिहेवियर विद द पब्लिक। एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट आपकी जो सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिल रही है, लोगों के टैक्स से आपकी सैलरी बनती है, तो कहीं ना कहीं आपका फ़र्ज लोगों के प्रति भी है। तो आपको लोगों के साथ गुड बिहेवियर रखना है हमेशा और कर्टसी मेंटेन करनी है। उसके बाद कहा गया है टेक डिसीजन सोलली इन द पब्लिक इंटरेस्ट एंड यूज़ और कॉज टू यूज़ पब्लिक रिसोर्सेज इफ़िशियंटली, इफ़ेक्टिवली एंड इकोनॉमिकली। आपको जो भी पब्लिक के सोर्सेज हैं उनको इफ़िशियंटली, इफ़ेक्टिवली एंड इकोनॉमिकली यूज़ करना है हमेशा। उसके बाद declare any private interest relating to his public duties and take steps to resolve any conflicts in a way that protects the public interest. उसके बाद कहा गया है not place himself under any financial or other obligations to any individual or organization which may influence him in the performance of his duties. आपको ऐसे किसी भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस में नहीं आना है जिससे कि आपकी ड्यूटीज़ उससे इफेक्ट हो। उसके बाद कहा गया है कि नॉट मिस यूज़ हिज पोजिशन एज अ सिविल सर्वेंट एंड नॉट टेक डिसीजन इन ऑर्डर टू डेराइव फाइनेंशियल और मटेरियल बेनिफिट्स फॉर हिमसेल्फ और हिज फैमिली और हिज फ्रेंड्स। आपको अपनी पोजीशन का यूज़ करके कोई भी पर्सनल बेनिफिट नहीं लेना है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए या आपकी दोस्तों के लिए। आपको किसी के लिए कोई भी फेवर नहीं करना है अपनी पोजीशन का यूज़ करके। उसके बाद कहा गया है मेक चॉइसेस, टेक डिसीजंस एंड मेक रिकमेंडेशंस ऑन मेरिट अलोन। आपकी जो मेरिट है, वर्क ऑफ मेरिट है, उसके बेस पे आप डिसीजंस और चॉइसेस बनाइए। उसके बाद कहा गया एक्ट विथ फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी एंड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन, पर्टिकुलरली द पुअर एंड द अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। उसके बाद कहा गया है रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विच इज़ और मे बी कॉन्ट्रेरी टू एनी लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस एंड एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस। कुछ भी आपको ऐसा नहीं करना है जो लॉ के ख़िलाफ़ हो, एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस के ख़िलाफ़ हो। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है अपनी ड्यूटी के अगेंस्ट जाके। मेंटेन डिसिप्लिन इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज़ एंड बी लाइबल टू इम्प्लीमेंट द लॉफुल ऑर्डर्स ड्यूली कम्युनिकेटेड हिम। आपको जो ऑर्डर्स मिले हैं, कम्युनिकेट किए गए हैं, आप उनको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करें। उसके बाद कहा गया है मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज़ ए रिक्वायर्ड बाय एनी लॉज फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, particularly with regard to information disclosure on which may prejudicially affect the sovereignty and integrity of India, the security of the state, strategic, scientific or economical interest of the state, friendly relation with foreign countries or lead to incitement of an offense or illegal or unlawful gain to any person. आपको अपने काम के प्रति हमेशा जो भी चीज़ें हैं उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, ठीक है। आपको जितना हो सके अपने नेशन की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन करनी, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया। और परफॉर्म एंड डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज़ विद द हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड डेडिकेशन टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटीज़। आपको अपनी
जो वर्क एथिक्स है और जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म है वो शो करनी है अपनी एबिलिटीज़ और काम के लिए एंड टूवर्ड्स पब्लिक। तो बेसिकली इसमें वो सारी चीज़ें बताई गई जो कि आइडियल गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। इन सब चीज़ों को आपको अपने काम में रहते हुए फॉलो करना है। किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनमें से किसी भी रूल का उल्लंघन करते हैं तो आपके खिलाफ इंक्वायरी बैठ सकती है। इंक्वायरी में अगर चीज़ें प्रूफ होती है तो आपके ऊपर कोई भी पेनल्टीज़ भी लग सकती है। अब वो पेनल्टीज़ किन रूल्स के बेस पे लगती है वो हम जो अगले रूल आएंगे CCA रूल, उनमें पेनल्टी का प्रोसीजर्स होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम इसमें देखते हैं। तो इसका जो क्लॉज 1 था ये, उसके बाद क्लॉज 2 में क्या है। क्लॉज 2 में इसमें कहा गया है एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट होल्डिंग ए सुपरवाइजरी पोस्ट शैल टेक ऑल पॉसिबल स्टेप to ensure the integrity and devotion to duty of all government servants for the time being under his control and authority। तो रूल क्लॉज 2 के 1 में कहा गया है कि एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट जो भी कोई भी सुपरवाइजरी पोस्ट होल्ड कर रहा है, जैसे कि एक सेक्शन ऑफिसर या फिर उससे ऊपर के जो सुपरवाइजरी पोस्ट होल्ड करते हैं, उनको ये है कि आप इंश्योर करना होता है कि इंटीग्रिटी एंड डिवोशन टू ड्यूटी, कि आपके अंडर में जो एम्प्लॉयज़ आते हैं वो उनकी इंटीग्रिटी और डिवोशन टू ड्यूटी वो कहीं ना कहीं आपको इंश्योर करनी है एज अ सुपरवाइजरी अथॉरिटी। जो आपके कंट्रोल में अथॉरिटी आपके अंडर में आते हैं उनके लिए उनकी जो भी चीज़ें हैं, डिवोशन टू ड्यूटी है, इंटीग्रिटी है, वो कहीं ना कहीं एक आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। उसके बाद इसके क्लॉज 2 के 2 में कहा गया है नो गवर्नमेंट सर्वेंट सेल in the performance of his official duties or in the exercise of power conferred on him act otherwise than his best judgment except when he is acting under the direction of his official superior। इसमें कहा गया है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी ऑन द एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड ऑन एक्ट अदरवाइज, आपको अपनी पावर और अपने काम के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो कि आपके वर्क एथिक्स या वर्क इंटीग्रिटी के खिलाफ हो। आपके जो सुपीरियर्स के द्वारा आपको जो काम दिया गया है, पावर दी गई है, उसी के अंदर रह के आपको चीज़ें करनी है, आपको उनसे बाहर जाके चीज़ें नहीं करनी है। उसके बाद कहा गया है द डायरेक्शन ऑफ द ऑफिशियल सुपीरियर शैल ऑर्डिनरली बी इन राइटिंग, ओरल डायरेक्शन टू सबऑर्डिनेट शैल बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल, वेयर द इश्यू ऑफ ओरल डायरेक्शन बिकम्स अनअवॉइडेबल द ऑफिशियल सुपीरियर शैल कन्फर्म इट इन राइटिंग इमीडिएटली देयर आफ्टर। इसमें कहा गया है कि कोई भी जो सीनियर अथॉरिटी हैं, सीनियर ऑफिशियल्स हैं या फिर जो भी ऑफिसर्स हैं, वो कोई भी अगर ऑर्डर देते हैं, कोई भी काम देते हैं, वो हमेशा राइटिंग में होना चाहिए, ओरल में नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप कोई भी किसी को अगर अपने अंडर जो सुपीरियर्स हैं उनको वर्क दे रहे हो, दैट वर्क शैल बी इन राइटिंग ओनली। अगर कुछ ऐसी कंडीशंस बनती है कि जहाँ पे राइटिंग में नहीं दे पाते हैं, फिर कोई ऐसा इमीडिएट एक्शन टाइप का कोई वर्क है जहाँ पे ओरल ही इंस्ट्रक्शन देने पड़ रहे हैं, तो आप मेक श्योर कीजिए कि जैसे ही वो वर्क होता है उसके ड्यूरेशन में या उसके बाद वो चीज़ रिटर्न में ली जाए। ये भी एक ऑफिस आपका एज अ ड्यूटी है। Where the issue of oral direction becomes unavoidable, the official superior shall confirm it in writing immediately thereafter। काम के बाद ऑफिशियल सुपीरियर की जिम्मेदारी है कि वो उस चीज़ को राइटिंग में दे। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी सीनियर कुछ काम बोल रहा है तो मेक श्योर कि आप वो चीज़ राइटिंग में लें। A government servant who has received oral direction from his official superior shall seek confirmation of the same in writing as early as possible। अगर किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को उसके सीनियर या सुपीरियर से अगर कोई ऑर्डर मिल रहा है और वो ऑर्डर ओरली है और उस काम को करना पहले ज़रूरी है, तो आप मेक श्योर कीजिए कि वो काम के दौरान या काम के बाद आप वो सेम चीज़ रिटर्न में लें। वेयर अपॉन इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द ऑफिशियल सुपीरियर टू कन्फर्म द डायरेक्शन राइटिंग। और गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ साथ जो सुपीरियर है, जो ऑफिशियल्स है, उनकी भी ये ड्यूटी है कि वो उस चीज़ को रिटर्न में दे। अब इसमें और कुछ चीज़ों का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैबिचुअली फेल्स टू परफॉर्म द टास्क असाइंड टू हिम with the time set for the purpose and with the quality of performance expected to him shall be deemed to be lacking in devotion to duty with the meaning the cause 2 of sub rule 1। अब ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है सब रूल 1 के क्लॉज 2 का। सब रूल 1 ये है, इसका क्लॉज 2 है मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी। अब यहाँ पे डिवोशन टू ड्यूटी का मतलब क्या, तो इस डिवोशन टू ड्यूटी का मतलब बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है डिवोशन टू ड्यूटी का मतलब। एक गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैबिचुअली फेल्स टू परफॉर्म, एक गवर्नमेंट सर्वेंट है जो बार बार कुछ काम फेल कर रहा है, काम परफॉर्म करने में फेल हो रहा है,
उसको जो टास्क दिया गया है वो नहीं कर पा रहा है विद इन टाइम सेट, जो टाइम लिमिट है, फॉर द पर्पस एंड विद द क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड टू हिम, उससे जिस काम की एक्सपेक्टेशन की जा रही है, जिस क्वालिटी की, वो उस काम को उस क्वालिटी में नहीं कर पा रहा है और विद इन टाइम लिमिट नहीं कर पा रहा है, बार बार फेल हो रहा है, तो उस चीज़ को हम मान सकते हैं शैल बी डीम्ड टू बी लैकिंग इन डिवोशन टू ड्यूटी। तो ये उस डिवोशन टू ड्यूटी का एक तरह से मीनिंग है। अब एक्सप्लेनेशन 2 क्या है? नथिंग इन क्लॉज 2 ऑफ सब रूल 2 शैल बी कंस्ट्रक्टेड। एक बार देख लेते हैं सब रूल 2 का क्लॉज 2 क्या है। सब रूल 2 का क्लॉज 2 है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल in the performance of his official duty or in the exercise of power conferred on him act otherwise than his best judgment except when he is acting under the direction of his official superior। तो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन ये है कि nothing in clause 2 of sub rule 2 shall be constructed as empowering a government servant to evade his responsibility by seeking instructions from or approval of a superior officer or authority when such instructions are not necessary under the scheme of distribution of powers and responsibilities। अब इसमें ये कहा गया है कि वेट मतलब आपको कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट को अगर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कुछ पावर्स दी गई है तो आपको उनको इवेड नहीं करना है, आपको उनसे ऊपर जाके या उनसे बाहर जाके कुछ ऐसा नहीं करना है, कोई भी ऐसे इंस्ट्रक्शन सीख नहीं करने हैं अप्रूवल के लिए, इट्स आर नॉट नेसेसरी, जो चीज़ें ज़रूरी नहीं हो, मतलब आपको अपनी पावर से इवेड करके चीज़ें नहीं जाना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है, ये इंस्ट्रक्शंस इसमें दिया गया। तो ये था रूल 2, ये था रूल 3। अब 3 के अंदर भी कुछ सेक्शंस हैं जिसमें हम देख रहे हैं 3 का ए है, इसमें बताया गया है प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी के बारे में। इसमें कहा गया है नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल, रूल 3A के अंदर हम देख रहे थे 3A के अंदर है प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी। तो इसमें बताया गया है कि नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल इन द परफॉर्मेंस इज ऑफिशियल ड्यूटी एक्ट इन अ डिसकर्टियस मैनर। आपको अपने ड्यूटी परफॉर्म करने के दौरान किसी भी तरह के डिसकर्टियस मैनर में परफॉर्म नहीं करना है। तो डिसकर्टियस मैनर में बिहेव नहीं करना है आपको अपनी ड्यूटी के दौरान। इसमें और बताया गया है कि इन द ऑफिशियल डीलिंग्स विद द पब्लिक और अदरवाइज adopt dilatory tactics or willfully cause delays in disposal of the work assigned to him। आपको अगर कोई काम दिया गया है तो उस काम के दौरान, उस काम की डीलिंग्स के दौरान आपको कोई भी डिलेटोरी टैक्टिक्स और विलफुली कॉज डिलेज नहीं करना है। उस काम में आप कोई भी लेट लतीफ़ी या फिर उस काम को जानबूझकर देरी से करना, ऐसी चीज़ें आपको नहीं करना है। तो ये चीज़ें आती है प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी के अंदर। तो किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को ये चीज़ें हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। उसके बाद रूल 3B है। 3B के अंदर है ऑब्जर्वेशंस ऑफ गवर्नमेंट्स पॉलिसीज़। इसमें बताया गया है एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एट ऑल टाइम्स, एक गवर्नमेंट सर्वेंट को हमेशा करना चाहिए क्या, एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज़ रिगार्डिंग एज ऑफ मैरिज प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड कल्चरल हेरिटेज। तो इसमें बताया गया कि गवर्नमेंट सर्वेंट को हमेशा गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ होती है उनके सपोर्ट में होना चाहिए, और जो भी पॉलिसीज़ बनती है रिगार्डिंग मैरिज, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड कल्चरल हेरिटेज, इन सबको फॉलो करना है। और ऑब्जर्व द गवर्नमेंट्स पॉलिसी रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन के अगेंस्ट जो भी क्राइम हो रहे हैं उनके रिगार्डिंग जो भी पॉलिसीज़ बनती है उनको ऑब्जर्व करना है, ये भी एक रूल है। उसके अलावा अब एक और रूल है जिसे 3C रूल कहा जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसे कहते हैं प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन। इससे काफ़ी सारे सवाल बनते हैं। तो इस रूल में क्या कहा गया है कि नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल इंडल्ज इन एनी एक्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ एनी वुमन एट वर्क प्लेस। मतलब आपको वर्क प्लेस में किसी भी तरह के सेक्सुअल हरासमेंट से अवॉइड करनी, ये चीज़ें नहीं करना है। उसके अलावा इसमें कहा गया है कि एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज़ इन चार्ज ऑफ अ वर्क प्लेस शैल टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू प्रिवेंट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ एनी वुमन एट वर्क प्लेस। इसमें कहा गया किसी भी वर्क प्लेस का जो इंचार्ज है या फिर जो भी सीनियर है, सुपीरियर है, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि कुछ भी उनको ऐसे स्टेप्स लेने हैं अप्रोप्रिएट जिससे इन चीज़ों को प्रिवेंट किया जा सके। अब इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल,
जहाँ पे इन्होंने जैसे वर्ड यूज़ किया, इसमें ये बताया गया है कि सेक्सुअल हरासमेंट इंक्लूड्स एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स और बिहेवियर वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्ट नेमली। तो जब हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन, तो यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन क्या है, तो उनमें बताया गया कि अगर इनमें से कुछ होता है तो उन चीज़ों को सेक्सुअल हरासमेंट माना जाता है। फिजिकल कॉन्टैक्ट और एडवांसेस, और ए डिमांड ऑफ रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, और मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, और शोइंग पोर्नोग्राफी, और एनी अदर अनवेलकम फिजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल और कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। इनमें से अगर कुछ भी होता है, वन और मोर, तो उन चीज़ों को सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। उसके अलावा इसमें कहा गया है कि द फॉलोइंग सर्क्यूमस्टेंसेज अमंग अदर सर्क्यूमस्टेंसेज इफ़ इट अकर्स और इज़ प्रेजेंट इन रिलेशन और कनेक्टेड विद एनी एक्ट ऑफ बिहेवियर ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट में अमाउंट टू सेक्सुअल हरासमेंट। तो इसमें बताया गया है कि इनके साथ साथ अगर इनमें से भी कुछ होता है तो उसको भी सेक्सुअल हरासमेंट माना जाएगा। अब ये क्या चीज़ें, इसमें बताया गया है कि इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट प्रॉमिस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन एम्प्लॉयमेंट। अगर आप किसी को, वुमन एम्प्लॉय को, रोज़गार का लालच दे के या फिर उसमें प्रेफरेंस दे के ऐसा कुछ प्रॉमिस करके उससे कोई फेवर सीख करते हैं तो इम्प्लीमेंट होता है। या फिर इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट ऑफ डेट्रीमेंट ट्रीटमेंट इन एम्प्लॉयमेंट, या फिर किसी वुमन को आप उसके रोज़गार में या फिर उसकी नौकरी के दौरान उसको किसी न तरह का हार्म करने के लिए उसको हार्म करते हैं या फिर उससे बचने के लिए उसको कुछ उससे कुछ फेवर सीख करते हैं, तो वो इस कैटेगरी में आता है। और इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट अबाउट हर प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। अगर किसी वुमन के प्रेजेंट कोई भी एम्प्लॉयमेंट है जो उसका रोज़गार है, उसके रोज़गार के बारे में या फिर उससे फ्यूचर जो उसकी जॉब है उसको हटाना है, इस संबंधी अगर आप उसको कोई थ्रेट देते हैं और चाहते हैं कि उसके बदले में आपको कोई फेवर मिले, तो भी वो चीज़ इसमें काउंट होगी। ठीक है। और इंटरफेरेंस विथ हर वर्क और क्रिएटिंग एन इंटिमिडेटिंग और ऑफेंसिव और हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट फॉर हर, या फिर आप उसको धमका रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं, उसके वर्क एनवायरनमेंट को एक डरा धमका के माहौल में उसको रख रहे हैं ताकि वो उस माहौल से बाहर आने के लिए आपको कुछ फेवर करे, तो भी वो चीज़ इसमें काउंट होगी। उसके साथ साथ अगर ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट लाइक टू अफेक्ट हर हेल्दी और सेफ्टी, या फिर आप उसकी मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करने के लिए कुछ ऐसी ह्यूमिलेटिंग चीज़ें कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो उससे बचने के लिए आपको कुछ फेवर दे, तो वो सारी चीज़ें भी इसमें आएगी और उनको सेक्सुअली हरासमेंट में माना जाएगा। तो ये चीज़ें किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को अपने वर्क प्लेस पे हमेशा अवॉइड करनी है। जब हम बात करते हैं वर्क प्लेस, तो वर्क प्लेस की डेफिनेशन क्या होती है, वर्क प्लेस किन किन चीज़ों को माना जाता है, तो उसकी डेफिनेशन में ये बताया गया है कि वर्क प्लेस इंक्लूड्स एनी डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, एस्टेब्लिशमेंट, एंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, ब्रांच और यूनिट which is established, owned, controlled or wholly or substantially financed by funds provided directly or indirectly by the central government। कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, एस्टेब्लिशमेंट, एंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, ब्रांच, यूनिट या फिर कोई भी ऐसी इस्टेब्लिश्ड बॉडी है जो कि ओन्ड या कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट्स है, उसको फंड सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है, तो वो एक वर्क प्लेस जगह होगी। वहाँ पे अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। उसके अलावा हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स जो होते हैं उनको भी इसी कैटेगरी में माना जाता है। उसके अलावा एनी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कंपटीशन और गेम्स वेन्यू को भी वर्क प्लेस की कैटेगरी में माना जाता है। अब इसमें और क्या कहा गया है कि वेदर रेजिडेंशियल और नॉट यूज्ड फॉर ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स और अदर एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू देयरफॉर, भले वहाँ कुछ ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं हो रही हो लेकिन उस कॉम्प्लेक्स में अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो एंटाइटल करेगा सेक्सुअल हरासमेंट को। उसके अलावा एनी प्लेस विजिटेड बाय द एम्प्लॉय अराइजिंग आउट ऑफ द ड्यूरिंग ऑफ द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर अंडरटेकिंग सच जर्नी। कोई भी ऐसी जर्नी जो मतलब आप अगर इंस्टीट्यूट के द्वारा कोई भी ट्रांसपोर्टेशन जैसे बस या फिर कुछ टैक्सी या अदर सर्विसेज जो इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड की गई है या फिर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या फिर किसी डिपार्टमेंट के द्वारा भी, और उस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अगर ऐसा कुछ होता है तो वो भी वर्क प्लेस में काउंट होता है। और ए ड्वेलिंग प्लेस और हाउस, और एक ऐसी जगह जहाँ आप रहते हो जो कोई गवर्नमेंट क्वार्टर हो सकता है या अदर कोई जगह हो सकती है, वहाँ पे भी अगर ऐसा कुछ होता है तो भी वो इन कैटेगरी में आएगा। अब ये तो था इसके बारे में। अब मेनली जैसे इनको पॉश एक्ट बोलते हैं हम,
POSH, तो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। अब इसका एक बैकग्राउंड देखते हैं हम, ये चीज़ें कहाँ से आई, कहाँ से स्टार्ट हुई, इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं हल्का डिटेल में। एज़ पर द विसाखा गाइडलाइंस 1997 में विसाखा गाइडलाइंस आई थी, एंड सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 में आया था, जिसे हम POSH भी कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। ऑल ऑफिसेज मस्ट हैव एन इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। तो ये जो 2013 का एक्ट आया था पॉश और जो 1997 की विसाखा गाइडलाइन थी, इनके अकॉर्डिंग हर इंस्टीट्यूट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट है, उसमें एक ICC होनी चाहिए, जिसे हम इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कहते हैं। कोई भी अगर सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेन है तो वो ICC के अंदर होगी। ICC मेनली सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बल्कि प्राइवेट में भी होती है। वो हर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं उनमें विसाखा गाइडलाइंस के हिसाब से और ये पॉश एक्ट के हिसाब से ICC कमेटी होनी चाहिए, जहाँ पे वुमेन कंप्लेन कर सकती है। अब हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं विसाखा गाइडलाइंस के बारे में और ये जो पॉश एक्ट है इसके बारे में। तो जो विसाखा गाइडलाइंस है वर लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 1997 इन द लैंडमार्क केस विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। तो ये एक बहुत ही केस था बड़ा, विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का। इसके बाद से ये आई थी विशाखा गाइडलाइंस। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? द केस अराउज आफ्टर द भंवरी देवी इंसिडेंट। एक राजस्थान के अंदर भंवरी देवी इंसिडेंट हुआ था, वेयर ए सोशल वर्कर वॉज असॉल्टेड वाइल परफॉर्मिंग हर ड्यूटीज़ के दौरान उसको असॉल्ट किया गया था, तो सेक्सुअली हरासमेंट हुआ था। तो उस टाइम क्या था कि इसके रिगार्डिंग कुछ रूल नहीं थे, देयर वॉज नो स्पेसिफिक लॉ ऑन सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एट दैट टाइम। देयरफॉर द सुप्रीम कोर्ट फ्रेम्ड binding guidelines under Article 32, Enforcement of Fundamental Rights, and Article 14, 15, 19, 1, G and 21 of the Constitution। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने प्रोसीड किया था, बट उस टाइम ऐसा कोई लॉ नहीं था। तो उसके बाद ये चीज़ें बनी। उसके बाद 1997 से विसाखा गाइडलाइन चला और उसके 16 साल बाद 2013 में एक एक्ट आया, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। इसे बोलते हैं अपन SHWWPPR एक्ट। ये 2013 में आया था और इसे ही पॉश ही कहा जाता है। ये है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। अब ये क्यों आया था? द विसाखा गाइडलाइंस सर्व्ड एज लॉ फॉर 16 years। टू गिव दीज गाइडलाइंस स्टैच्यूटरी लीगल बेकिंग, पार्लियामेंट एनेक्टेड दिस लॉ इन 2013, कॉमनली कॉल्ड पॉश एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013। तो मेनली जो विसाखा गाइडलाइंस थी वो एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी, बट उनको एक लीगल बैकिंग नहीं थी, एक तरह से वो रूल नहीं बना था। तो उस पावर को, उस चीज़ को लीगल एक बैकिंग देने के लिए, स्टैच्यूटरी रूल बनाने के लिए उसको एक एक्ट बनाया गया। ये एक एक्ट था, पॉश एक्ट 2013 में बनाया गया था। तो ये था। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने बात की ICC के बारे में, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, वो क्या होती है? तो what is the ICC internal complaint committee? The internal complaint committee ICC is a mandatory body that every organization, department or institution with 10 or more employee must establish under section 4 of the POSH Act। जो POSH Act है उसका सेक्शन 4 के तहत कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे प्राइवेट हो, सेंट्रल हो, गवर्नमेंट हो, जो भी हो, अगर उसमें 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय है तो वहाँ पे ICC इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होना मैंडेटरी है। ठीक है। अब ये करती क्या है कमेटी? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट फ्रॉम वुमेन एम्प्लॉयज़, कंडक्टिंग इंक्वायरीज इनटू दोज कंप्लेंट्स एंड रिकमेंडिंग appropriate action to the employer। The ICC acts as the internal mechanism for redressal and protection against workplace sexual harassment। तो ये था रूल 3। इसके बाद क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, तो आज हम सिर्फ रूल 3 तक पढ़ेंगे। इससे जो अगली क्लास होगी उसमें हम रूल 4 से स्टार्ट करेंगे और आगे जितने रूल्स पढ़ सकते हैं हम पढ़ेंगे। और जैसे ही हमारे CCS कंडक्ट रूल्स 1964 ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद हम CCA रूल से स्टार्ट करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है इस क्लास के रिगार्डिंग या फिर इन रूल्स के रिगार्डिंग, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अपने आपके जो भी दोस्त हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं या फिर कोई ऐसा है जो किसी एडमिन पोस्ट के लिए तैयारी कर रहा है, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।